देखो चौथा जो तुम्हारा कौन है अनुसंघ गुणधर्म, उसका नाम क्या है? प्रासरण दाब। प्रासरण दाब है ना, ये हमारा है चौथा अनुसंख्या गुणधर्म एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, जरूर से इसको पढ़ना चाहिए, यहां से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है ना, चौथा प्रासरण दाब है, आप इसे क्या बोलते हो अंग्रेजी में? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना, देखो रिवीजन क्लास है ना, तुमको संक्षेप में समझाएंगे, बस वही टॉपिक जो पेपर में आता है। ठीक है, इससे पहले तुमको एक टर्म सीखना पड़ता है, प्रासरण क्या होता है। क्या बोला मैंने? हाँ, प्रासरण हम इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ऑस्मोसिस। देखो होता क्या है, इसको समझने के लिए ना हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, फटाफट से मैं सिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये मान लो मेरे पास एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है, और इसको अंदर हम एक लाएंगे झिल्ली। ठीक है ना, झिल्ली। ठीक है, हम इसको बोलते हैं SPM। अब ये होता क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में अर्धपारग में झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्धपारग में, अर्धपारग में झिल्ली। ठीक है ना, अर्धपारग में झिल्ली हम लोग बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं अंग्रेजी में ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। होता क्या है ये जंतु का भी हो सकता है और वनस्पति का भी हो सकता है। ठीक है, वनस्पति मतलब कि क्या? वनस्पति मतलब कि किसी भी पौधे का झिल्ली हो सकता है, या फिर जंतु का ना, खास करके जो पिग होता है, पिग समझते ना, सुअर, उसका लीवर की झिल्ली लोग यूज करते हैं ना। खैर देखो, तो अब क्या कि इस पात्र को, इस बर्तन को हमने दो भागों में बांट दिया है। एक में झिल्ली, एक में ना बीच में लगा रखा है, झिल्ली लगा रखा है बीच में, और इस ओर मैंने क्या करा है, इस ओर मैंने भर दिया है एक विलायक। क्या भर दिया मैंने? शुद्ध विलायक। ठीक है ना, यहां पर मैंने भर दिया है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक भरा। ठीक है ना, यहां पर है शुद्ध विलायक, और इस तरफ तुमने क्या भर दिया है? विलियन, सॉरी विलियन। ठीक है ना, किसका? विलय युक्त विलियन है ना, विलय युक्त विलियन। कौन सा? अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय युक्त विलियन है इस ओर। देखो सिंपल सी बात है, ये जो विलियन है, इस विलियन के अंदर विलय के पार्टिकल भी है, और कौन है इसके अंदर? विलायक के पार्टिकल भी है। तो इसकी जो सांद्रता है ना, वो अधिक है। क्या है? अधिक है। इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, वो इस विलायक से क्या है? अधिक है। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि ये जो अर्धपराग में झिल्ली होता है, इसके अंदर से विलायक के अणु, क्या बोला मैंने? विलयन की ओर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी इस अर्धपराग में झिल्ली का काम क्या होता है, ये केवल क्या होता है, देखो ये झिल्ली केवल, ये झिल्ली केवल विलायक के, विलायक के अणुओं को ही गमन करने की ना, गमन करने की अनुमति देता है। ठीक है, अनुमति मतलब परमिशन देता है, अनुमति देता है। यानी कि इस SPM से, ये जो झिल्ली है, ये केवल क्या करता है, जो विलायक के कण होते हैं या विलायक के अणु होते हैं, उसे ही अपने अंदर से आर पार जाने की अनुमति देता है। ये जो विलय के कण होते हैं उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, विलय मतलब कि NaCl हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, इसके अणु को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है। ठीक है, हमारे स्किन पर भी मेम्ब्रेन झिल्ली होता है। आप धूल में, हवा में, मिट्टी में रहते हो ना, तो आपका हाथ के जो ऊपर झिल्ली है, या जो आपकी बॉडी के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, वो हमारे रक्त के अंदर बाहर के जो कण होते हैं उसको जाने नहीं देते, रोकते हैं। समझे? लेकिन आप अगर स्किन पे वो लगा लो, कोई वो लगाते हो ना, क्या कहते हैं, मरहम, क्रीम, दवाइयां, वो अंदर जाती है, क्योंकि उसको जाने की अनुमति वो देता है। ठीक है ना, हाँ, एक ही टाइप के वो होते हैं।
नॉन है ना, नॉन पोलर और नॉन पोलर। देखो क्या हुआ, तो ये जो एसपीएम है ये शुद्ध विलायक की ओर से विलायक के कण विलयन की ओर क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, उच्च सांद्रता की ओर, कहां से, निम्न से, विलायक अणु का मूवमेंट वो कहलाता है परासरण, ठीक है ना। यानी कि आप लोग सिंपली कह सकते हो कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक की ओर अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा, है ना, क्या बोलते हैं, अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा विलायक अणुओं का गमन, ठीक है, क्या होता है, परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। दिक्कत तो नहीं इसमें, कहां से भाई, अर्ध, हाँ, कहां से, शुद्ध विलायक से, ठीक है ना। ठीक है ना, विलयन की ओर जाएगा, ठीक है। कहां पर, ये बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि विलयन से विलायक की ओर जाएगा या विलायक से विलयन की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कहां से, विलायक के अणु निकल करके जाएंगे, ठीक है ना, विलयन में जाएंगे, ठीक है ना, विलयन की ओर जाएंगे, ध्यान रखना। और कब क्या जाते रहेंगे, कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए, क्या ना हो जाए, यहां पर विलयन के अंदर विलय के कण भी है तो उसकी सांद्रता कम कर देता है, ठीक है ना। और जब तक बराबर ना हो जाए तब तक क्या होता है, ये इधर की तरफ मूवमेंट करता रहता है। अगर पेपर में आ गया ऑस्मोसिस को परिभाषित कीजिए तो भाई साहब ये परिभाषा लिख देना, और उसमें अर्धपरागमय झिल्ली जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अर्धपरागमय झिल्ली का आपने यूज नहीं किया तो फिर ये दूसरा टर्म बन जाता है डिफ्यूजन। क्या बनता है, डिफ्यूजन को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, हिंदी में विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण, तुमने एक वर्ड सुना होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। इसका मतलब यही सेम होता है, बस इसमें अर्धपरागमय झिल्ली नहीं होता, ठीक है ना। उसमें भी क्या होता है, निम्न सांद्रता से उच्च की तरफ कोई चीज बहता है, ठीक है ना। मान लो जैसे धुआं है, हम यहाँ पे धुआं छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या है, धुएं की अधिक मात्रा होगी, तो धुआं कहाँ की ओर भागता है, जहाँ कम है ना। उच्च से हाई की, वो हाई से लो की तरफ भागता है वो, ठीक है ना। इसका जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पर क्या है, लो से हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अर्धपरागमय झिल्ली आपको जरूर पता होना चाहिए। अब देखो यहां से क्या होता है, इसके आधार पे ना विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। अब मैं आपको ना एक चीज इसमें समझा दूंगा कि जो हमारा रक्त भाई साहब होते हैं, कौन होते हैं, रक्त, हमारे रक्त का जो, चलो हम उसको बाद में लेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं यहां तुमको ना अब जो उस दाब को एक्सप्लेन कर दूं, एक मिनट रुको यार, ये एक ही पेज में सारा ठीक है। इसके बाद में आता है तुम्हारा दाब। अब तुम लोग समझ सकते हो क्या, परासरण दाब, ये क्या होता है, ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर में देखो क्या होगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। हार्ड बिल्कुल नहीं है, बस में डायग्राम बनाने में जो समय लगेगा, ठीक है ना। आप देखना अभी, देखो भाई लड़कों, यहां पर मैंने इसमें लगा दिया एसपीएम, ये क्या है, एसपीएम, ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वही झिल्ली है, वो मैंने यहां लगा दी, ठीक है ना, ये लगा दी मैंने यहाँ पे झिल्ली, ठीक है। देखो अब इसको मैं क्या
करता हूं, इसको पहले बंद कर दूं, है ना। ये बंद कर देता हूं, ठीक है ना, तो तुम्हें समझ में अच्छा से आएगा ना। और यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये बंद करा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर है विलायक के कण, इसमें केवल है विलायक, क्या है इसके अंदर, विलायक है इसमें केवल, ठीक है ना। इसमें है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, और इसमें है विलयन। इसका मैं रंग चेंज कर देता है ना। इसमें है विलयन, ठीक है, वो भी जो इसमें विलय है वो अवाष्पशील है, क्या है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, है ना, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, विलय युक्त विलयन, ठीक है। अब सुनो, हम सभी जानते हैं कि ये जो विलयन है इसकी ओर आना प्रारंभ हो जाएगा, क्या, विलायक के अणु का गमन होगा। भाई अभी तुमने क्या सीखा था कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस होना शुरू कर देगा, ऑस्मोसिस बोले तो परासरण, ठीक है ना। यानी कि इधर से विलायक के जो अणु, मान लो जल है, ठीक है, मान लो जल है इसके अंदर, तो विलायक के जो अणु होंगे वो विलायक की ओर से एसपीएम के माध्यम से होता हुआ कहां जाएगा बताओ, विलयन की ओर। यानी कि यहां पर ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इधर के अणु उधर ना जाए, उधर ना जाए। तो अभी इस विलयन के ऊपर क्या है कि एटीएम, एक एटीएम दाब लग रहा है पहले से ही। एटीएम क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, यहां भी लग रहा है और यहां भी लग रहा है, दोनों विलयन पे अभी वातावरण का दाब लग रहा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो विलायक के अणु इधर है वो इधर ना आए, तो हम इधर से क्या करते हैं, अतिरिक्त दाब लगाते हैं, उसे पाई बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस ओर दाब लगाएंगे। अगर कोई चीज इधर से इधर तरफ आ रहा है तो अगर यहां दाब डाल देंगे तो और इधर अधिक मात्रा में आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इधर जो विलायक के कण है वो इधर विलयन में ना आए, तो हम इधर दाब को लगाएंगे, अतिरिक्त दाब को इधर हम लोग लगाएंगे। इस अतिरिक्त दाब से क्या होगा, जो विलायक के कण से आ रहे थे ना वो रुक जाएगा, और अगर और अधिक दाब यहां से हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे तो इधर के कण उधर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें उतना नहीं लगाना है, हमें केवल इतना ही दाब लगाना है इस ओर कि उधर के विलायक के जो कण है वो इधर आने से रुक जाए, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि प्रासरण दाब, ठीक है ना, याद रहेगा सबको। यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए वो दाब को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रासरण दाब, ठीक है ना। आप प्रासरण दाब की परिभाषा लिख सकते हो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं कि, हाँ लिखो, हाँ तो ठीक है ना, केवल वो दाब लिखो, प्रासरण दाब हो गया ना, दाब वह दाब जो विलयन की ओर, क्या, विलयन की ओर लगाकर प्रासरण को रोका जाता है ना। विलयन की ओर लगाकर किसको रोकते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस को रोका जाता है, ठीक है ना, प्रासरण दाब कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। इसमें कुछ भी चीज ना रटने की चीजें नहीं है इसमें, बिल्कुल भी कहलाता है, ठीक है। ये क्या है इसकी परिभाषा, किसकी, प्रासरण दाब की, पेपर में आता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। छाप लो इसको फटाफट से। देखो अणु संख्यक गुणधर्म होता है, ये सबको पता है ना। ये क्या है, प्रासरण दाब भी, प्रासरण दाब भी क्या है, अणु संख्यक गुणधर्म है,
अनुसंख्यक गुणधर्म है ना। अनुसंख्यक गुणधर्म है ना, तो क्या होता है अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, पेपर में आता है, पूछता है एग्जामिनर, ठीक है ना, कि बताओ अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। एक नंबर में तुमसे पूछ सकता है और तुमको 3-4 लिख देगा ऑप्शन में, बहु विकल्प प्रश्न भी आ जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी भौतिक राशियां जो है वो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है या फिर है, ठीक है, तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या होता है वो, वे गुण किसी विलयन के जो क्या होते हैं, विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उसके कण कितने हैं उसके अंदर उस पर निर्भर होता है, ठीक है ना। यानी अर्थात करके ना हम लोग ये लिख सकते हैं कि वे गुण अर्थात ये विलय के किसके, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना, निर्भर करता है न कि उसकी प्रकृति पर, ठीक है ना, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, संख्या पर, ठीक है ना। ये हो गया था ना। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, क्या करना है, देखो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगी इसमें, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग बोलते हैं ना, तौर पर यह पाया गया है ना, यह पाया गया है कि क्या पाया गया भाई साहब, ये पाया गया है कि जो हमारा पाई भाई साहब होते हैं किस पर, दिए गए ताप टी पर, ठीक है ना, कोई ताप होगा टी, उस ताप पर जो भाई साहब ये होते हैं पाई, ये समानुपाती होते हैं किसके, सी के, ठीक है ना, हम यहाँ टी लगा देंगे क्योंकि तापमान भी रहेगा ना उसमें। तो यहाँ पर सी क्या है, सी इसमें होता है मोलरता, क्या होता है, ध्यान रखना तीनों अनुसंख्यक गुणधर्म के अंदर हम लोगों ने मोलरता लिया था एम स्मॉल में, ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे सी क्या है, मोलरता। और जब हम लोग क्या करते हैं यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर, सी है ना, आर और क्या हो गया टी, सी आर, यहां पर क्या है, गैस स्थिरांक, क्या है, गैस स्थिरांक हम इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका मान अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसका मान जो है 8.314 ना यहाँ पे करेंगे यूज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, सार्वत्रिक में सार्वत्रिक गैस स्थिरांक बोल दो या नियतांक बोल दो ना, बात है, ठीक है। तो सीआरटी हो गया। अब देखो तो पाई इक्वल टू, तो सी क्या है, मोलरता है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, एन अपॉन वी, क्या होता है, एन अपॉन वी होता है, और ये आर टी, ठीक है ना। तो एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, ठीक है। वी क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। इसको हम लोग और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो पाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एन है ना, एन क्या है, विलय के मोल संख्या है, उसको हम लोग लिख पाएंगे दिया गया भार, है ना, दिया गया भार बटे मोलर भार, वी यहीं पे रहेगा और आर टी, ठीक है। देखो यानी इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग भी क्या निकाल सकते हैं, विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। एम क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है भाई। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आर का मान हम लोग यूज कर रहे होंगे 8.314, ठीक है, किलो जूल पर मोल पर लीटर, ठीक है। 0.821 भी होता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर जो इसका मान रखना है वो क्या रखना है अच्छा हम लोग ना तो एनसीईआरटी में जो बार में यूज कर रहे हैं, ये आर का मान ये वाला मत रखना,
0.0821, ठीक है ना। या फिर ना इसको कर लो तुम डायरेक्ट 3 कर लो, ठीक है, मोल पर लीटर है ना, लीटर बार पर मोल, ठीक है, और फिर क्या आ रहा है पर केल्विन, है ना, पर केल्विन, ठीक है। तो ये हमें यूज कर रहे थे यूनिट आर की, ये आर की होगी यूनिट, ठीक है ना, जो हमें यूज करना पड़ेगा आर का मान, ठीक है। 8.134 बदल रहे, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये तुमको आर का मान वैसे याद भी नहीं करना, पेपर में दिया रहेगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं इससे, लेकिन तुमको ना ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है भाई। प्रासरण दाब ये हो गया हमारा, कॉपी करो जल्दी से। देखो ये लाइन इसमें कुछ एनसीईआरटी की है ना, जो तुम्हें याद रखनी है, मतलब जरूर पढ़ना है यहाँ से। देखो इसमें ना ये कह रहा है तुमसे, इस लाइन को ना हमें पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी, जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो हाँ इंपोर्टेंट क्यों है अभी बताऊंगा। यहाँ से क्या क्वेश्चन देखो पूछेगा, ये लाइन इसमें एनसीईआरटी की है। अभी तुम लोगों ने क्या चेक करा, डेल्टा टी भी पढ़ा है कि नहीं, डेल्टा टी एफ भी पढ़ लिया, इससे पहले तुमने आर एल बीपी पढ़ लिया है ना, आर एल बीपी। इस तीनों अणु संख्या गुणधर्म की सहायता से क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एम। क्या निकालते हैं, एम क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, है ना, हम लोग निकालते नहीं निकालते भाई, इस तीनों विधि से हम लोग निकालते हैं विलय का मोलर द्रव्यमान। जब इस तीनों विधि, जब ये 3 विधि हमारे पास है ही, तो ये चौथा विधि हमारे पास क्यों आ गया, पाई वाला। यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान, यहां से भी वही निकालते हैं। तो जब 3 विधि पहले से है तो इसका लाने की क्या आवश्यकता थी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी कहता है कि इस तीनों विधि के अंदर हम लोग यूज करते हैं मोलरता, क्या करते हैं यूज, और इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं मोलरता, क्या करते हैं यूज, कमरे के तापमान पर इसकी बिल्कुल फिक्स होती है, ठीक है, सांद्रता, ठीक है ना। तो ये हमको बोलता है कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की एक अन्य विधि हमारे पास कौन सी है, प्रासरण दाब। इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीनों का, प्रोटीन तुम लोगों ने पढ़ लिया ना अभी, जैव अणु में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। प्रोटीन आप लोग सब जानते हो क्या होता है, एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है किसकी, अमीनो अम्ल की, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है पेप्टाइड आबंध होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड आबंध, हाँ पॉलीपेप्टाइड उसमें आबंध होता है, उनकी बहुत लंबी श्रृंखला होती है, उसमें क्या होते हैं 1000 से ऊपर अणु होते हैं, बहुत सारे, उससे भी ज्यादा मिलियंस में हो सकते हैं। तो क्या हुआ, प्रोटीन होते हैं बहुलक, और अन्य क्या लिखा हुआ है, बृहद अणु क्या होता है, मैक्रो मोलिक्यूल, जो बड़े बड़े अणु होते हैं, उनके मोलर भार को ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रासरण दाब वाला विधि अपनाते हैं, ठीक है भाई। कौन सा अपनाते हैं, प्रासरण दाब कहाँ कार्य करता है, किस काम में आता है, पेपर क्वेश्चन पूछेगा, या तुमसे ये पूछ लेगा कि बताओ बहुलक हो गए, प्रोटीन हो गए, इन जैसे अणुओं का मोलर भार निकालने के लिए किस अणुसंख्या गुणधर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बताओगे तुम यहां से, उसको बताओगे तुम कि यहां पर जो होता है प्रासरण दाब कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एक कमरे के तापमान पर फिक्स होता है ना, सांद्रता सी, हम उसे बोलते हैं मोलरता, वो बिल्कुल हमें एग्जैक्ट निकाल के देगा, ठीक है। मोलर भार क्या बोलता है, देखो यहाँ पर हमसे बोलता है, क्योंकि क्यों निकालते हैं इससे, क्योंकि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, मापन कमरे के ताप पर होता है, एवं मोलरता, मोलरता के स्थान पर विलयन की मोलरता उपयोग में ली जाती है, ठीक है। अन्य अणुसंख्यक जो गुणों की तुलना में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं ना, उसके लिए भी इसका परमाणु मान जो है ना वो अधिक होता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाला गया विलय का मोलर भार ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू एम मोलरता, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये ज्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है ना, इसकी तुलना में, ठीक है, मोलरता की तुलना में, ठीक है। अब क्या बोलते हैं यहां से हम लोग, मोलर भार ज्ञात करने के लिए प्रासरण दाब तकनीक विशेष रूप से जैव अणुओं, अब जैव अणु क्या होता है अब वो पता है ना, पीछे पढ़ लिया है, प्रोटीन पढ़ लिया है, विटामिन पढ़ लिया, एंजाइम पढ़ लिया, ठीक है ना, ग्लूकोज, सेलुलोज, बड़े बड़े जो अणु होते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसके लिए बड़े उपयोगी होते हैं, ठीक है ना, जो उच्च ताप पर सामान्यतः स्थायी नहीं होते हैं, एवं उन बहुलकों के लिए भी जिनकी जो होती है कम होती है विलेयता, ठीक है। अब इसके बाद में ना विलयन के प्रकार देखो, विलयन के प्रकार ना, एक तो बच्चे शुरू में पढ़ते हैं चैप्टर के,
ठोस ठोस विलयन होता है, द्रव द्रव विलयन, ठीक है ना, उस सबको हमने यहाँ पर बात नहीं किया है, वो एग्जाम में पूछता भी नहीं है। प्रासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं जो बड़े इंपोर्टेंट है, पेपर में आते हैं, ठीक है भाई। प्रासरण दाब के आधार पर, यहां पर लिख दे रहा हूं, प्रासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए, प्रकार के होते हैं। खैर ये बायोलॉजी के बच्चों को ना, बायो के बच्चों को पहले से मालूम होता है क्योंकि वो पढ़ते हैं बायोलॉजी में भी। देखो कौन कौन से होते हैं, एक होता है अति प्रासरी विलयन। क्या होता है, अति मत कहो, पहले अल्प विलयन ना, अल्प प्रासरी विलयन, ठीक है। एक होता है समप्रासरी, क्या होता है, समप्रासरी विलयन, ठीक है। और एक हमारे पास कौन सा होता है, अति होता है, अति प्रासरी विलयन, ठीक है। अल्प और अति, और कौन सा आता है, समप्रासरी। ये क्या होता है, सुनो ध्यान से, देखो समझे भाई। पहले बात करते हैं किसकी, आइसोटोनिक की। इसे हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको हम लोग। इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक, क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है ना, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हम इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसे विलयन जिसके समान होते हैं प्रसरण दाब, क्या होते हैं, समान प्रासरण दाब वाले विलयन को हम लोग कहते हैं समप्रासरी, ठीक है, विलयन, ठीक है। अब आपके पास में मान लो 2 विलयन है, दोनों विलयन में से एक का कम होगा, एक का और एक का ज्यादा होगा प्रासरण दाब, तो कम वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प प्रासरी, अल्प बोलेंगे किसको, कम दाब वाले को, ठीक है ना, और अति बोलेंगे अधिक दाब वाले को, ठीक है। हमारा रक्त इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हम लोग, अब यहां पर हमने बात किया ना भी, क्या बोला मैंने, अल्प प्रासरी विलयन, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, देखो इसमें हुआ ये कि आपके पास मान लो एक विलयन है, क्या है, एक विलयन है, ठीक है, ये रहा। इस विलयन की सांद्रता हम लोग ले लेते हैं, मान लो हमारा रक्त है, क्या ये मानव रक्त है, ठीक है ना, मानव रक्त है, इसकी सांद्रता जो होती है कितनी होती है, किसी को है मालूम कुछ, 0.9, क्या होता है, 0.9 मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना, ये हमको याद रखना है, ये सांद्रता है किसकी, मानव के रक्त की 0.9, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये जो विलयन है इसकी सांद्रता हम लोगों ने कम कर दी है ना। देखो ये क्या है ना, मानव का विलयन है, इसमें बहुत सारी क्या होती है, इसमें होते हैं रक्त कोशिकाएं, क्या होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है। इसको ना यहां से मैं काट के अल्प को करता हूं समप्रासरी, ठीक है ना, समप्रासरी को पहले देख लो, ठीक है, समप्रासरी विलयन, इसके अंदर क्या होता है, NaCl होता है, क्या होता है, NaCl 0.9 ग्राम होता है, किसमें, 100 ml रक्त में, 100 ml भाई, W/V का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यानी 0.9 ग्राम कौन होता है, NaCl, है ना, NaCl होता है, ठीक है, 100 ml पूरे रक्त में, ठीक है, 100 ml के रक्त में, रक्त क्या एक विलयन ही तो है, उसके अंदर इतना होता है NaCl। तो अब इसके अंदर जो RBC है, WBC है ना, वो कैसे होते हैं, घुले रहते हैं पहले से ही, यानी इसके अंदर होता है रक्त के अंदर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, समप्रासरी विलयन, जो अपन लोगों को इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर लोग, ठीक है,
उसके जो होते हैं विलियन, उसकी सांद्रता इतनी ही रहती है। कितनी रहती है? इससे कम नहीं कर सकते, इससे कम और अधिक भी नहीं कर सकते। अगर कम कर दिया तो मृत्यु हो सकती है, और अधिक हो गया तो मृत्यु हो सकती है ना, बात करनी होती है। तो जो तुमको डॉक्टर लोग ना लगाते हैं इंजेक्शन, उसके अंदर जो विलियन होता है, इंजेक्शन पानी ना होता है, उसकी सांद्रता वो इतनी रखते हैं जितनी हमारे रक्त की होती है। ठीक है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं समप्रासरी विलियन। अब मान लो अगर हमने इस विलियन के अंदर जिसकी सांद्रता इतनी है, उसमें हमने क्या रख दिया? आरबीसी रख दिया। क्या रख दिया हमने इसके अंदर? आरबीसी क्या होता है? रक्त कोशिकाएं। ठीक है ना। इसमें जितना अंदर जाएगा पानी, उतना यहां से बाहर निकल जाएगा। तो इसकी साइज समान रहेगा। जितना रक्त के मतलब ये ना सेल है, क्या ये आरबीसी है, मान लो क्या है, आरबीसी है ना। और यहाँ पर क्या है? विलियन है, जिसकी इतनी सांद्रता है। ठीक है। और हमने क्या कर, मानव रक्त की भी इतनी ही होती है, तो हमने इसके अंदर एक सेल रख दिया, कोशिका रख दिया। वो फूलेगी नहीं और ना ही सिकुड़ेगी, जो उसका समान आकार वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि जितना जल इसके अंदर जाएगा उतने जल वहां से बाहर भी निकल जाएगा। ठीक है भाई। तो हम इसको बोलते हैं समप्रासरी विलियन। ठीक है तो नहीं। अब क्या हुआ, एक मैंने यहां पर मान लो दूसरा लिया, यहां पर मैंने क्या लिया, एक दूसरा कंटेनर लिया। ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लिया? विलियन लिया। और उस विलियन की जो सांद्रता हो जाएगी वो कम हो जाएगी। किससे? 0.9 WV% से। ठीक है ना। इससे कम लिया तुमने, मतलब तुमने एक लिया बीकर में विलियन, क्या लिया? उस विलियन के अंदर आपने सांद्रता जो है उसकी वो 0.9 से कम लिया। ठीक है ना। अब तुमने इसके अंदर आरबीसी डाल दिया। क्या डाल दिया? आरबीसी डाल दिया। बताओ, विलियन की सांद्रता कम है, क्या है, और कोशिका की ज्यादा है। मतलब बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी, तो पानी कहां जाएगा? इसके अंदर। पानी कहां जाएगा? अंदर। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? ये फूल जाएगी। ये क्या हो जाएगी? और इतना अधिक अंदर पानी घुस जाएगा कि फट भी सकता है। ये देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। ये फूल करके ऐसे फट जाएगा, है ना। मतलब ये ऐसे करके ना ऐसे फट जाएगा। ये यहाँ से पानी वाने से कुछ ना इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, ब्रश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो हम इसको क्या बोलते हैं? अति प्रासरी, अति सॉरी अति नहीं, अल्प प्रासरी, अल्प प्रासरी विलियन बोलते हैं। ठीक है ना। जिसमें अगर हमने सेल डाला तो सेल हमारा जो है वो फट जाएगा। ठीक है ना। यही बोलते हैं इसको। किसका? अति प्रासर, अल्परासरी। हाँ, अब इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा, ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता 0.9 जो कि मानव रक्त की है उससे कम होगी। ठीक है। अगर हम उसमें कोशिकाओं को डालेंगे तो कोशिका अंदर पानी क्या कर लेगी? सोख लेगी, या आप कह सकते हो अवशोषित कर लेगी ऑस्मोसिस से। किससे? और वो इतनी फूल जाएगी कि फट सकती है। ठीक है ना। क्योंकि अंदर का सांद्रता ज्यादा है, बाहर का सांद्रता कम है। इसका मतलब ये होता है बाहर पानी ज्यादा है, और जहां पानी ज्यादा होता है वो अधिक से कम की तरफ जाएगा। अंदर पानी कम है सेल के अंदर, तो पानी अंदर खींचना शुरू कर देगा। इसका बेहतरीन जो एग्जांपल वो किशमिश है। क्या है? किशमिश जो होता है सिकुड़ा हुआ रहता है, आप उसे पानी में करोगे फूल जाएगा। तो जिसमें आपने उसको रखा पानी है वो, और पानी में क्या हुआ? अंदर पानी के अणु ज्यादा है, और किसमें सूखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अंदर खाने की ज्यादा है, पानी अंदर क्योंकि सूख गया ना वो। जब तुम नया नया ताजा ताजा अंगूर लाते हो तो अंदर पानी होता है, कितना गोल मटोल खुला हुआ रहता है कि नहीं। और जब तुम उसको धूप में रख दोगे तो पानी वहां से बाहर उड़ जाता है, लेकिन उसके अंदर का प्रोटीन, विटामिन, शुगर जो कुछ उसमें है वो थोड़ी उड़ पाता है, वो तो अवासनशील होता है। तो वो पानी उड़ गया, जो साइज था उसका गोल मटोल वो सिकुड़ गया, है ना। लेकिन अंदर तुमने उसको जैसे ही पानी में रखा, पानी अंदर वापस पहुंच जाएगा। पानी अंदर पहुंचेगा तो साइज अपना फुला लेगा। ठीक है, समझ में आया भाई?
वो फूल जाएगा। तो आपने उसको रखा किशमिश को किसमें, जल में, तो जल की सांद्रता क्या थी, कम, किशमिश की थी अधिक, पानी गया जल में से किशमिश के अंदर, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प प्रासरी। क्या बोलते हैं? अब तुमने उस फूले हुए किशमिश को निकाल के वहां रख दो चीनी में, कहां रख दो, या नमक में रख दो, नमक जो डब्बे में होता है बिल्कुल नमक पाउडर, उसमें डाल दो, वापस सिकुड़ जाएगी। वापस क्यों सिकुड़ जाएगी? अब तुमने उस फूले हुए किशमिश को कहां रख दिया, ऐसे विलयन में जहां सांद्रता कम है, सॉरी अधिक है, क्या है ना। तो अब क्या, फूले हुए किशमिश में पानी क्या है, ज्यादा, बाहर जो नमक का पाउडर उसमें पानी कम, तो पानी कहां जाएगा, अंदर से निकल के बाहर नमक में, है ना, नमक गीली हो जाएगी ना, समझा रहे तू? इसको हम लोग बोलेंगे अति प्रासरी विलयन, ठीक है ना। तो इस वाले में क्या होता है, देखो इस वाले में कोशिका जो होता है अंदर पानी लेकर के, है ना, इसमें अंदर पानी जाता है, ठीक है ना, और ये क्या हो जाता है, ये भाई साहब जो है फूल जाते हैं और ये फट भी जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी हमारे बॉडी के अंदर ऐसा इंजेक्शन नहीं देगा जिसकी सांद्रता इससे क्या हो, कम हो, ठीक है ना। अगर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम वाले विलयन से कम सांद्रता का लगा दिया इंजेक्शन किसी डॉक्टर ने, तो हमारे अंदर कोशिकाएं फूल जाएंगी, ठीक है ना, वो फट सकती है, जिससे हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है ना, पैरालाइज हो सकता है। इसीलिए जो इंजेक्शन बनाते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले कंपनी के अंदर वो ट्रेंड फार्मासिस्ट बनाते हैं, बी फार्मा वाले होते हैं, फिर पीएचडी वाले होते हैं, फिर एम फार्मा वाले होते हैं, ठीक है ना, और वहां पर सब कुछ देख परख करके बनाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए फिर वो पैक करके आता है उसमें हॉस्पिटलों में, ठीक है ना, और मेडिकल स्टोर पे वो इंजेक्शन ये वाले होते हैं, इतनी सांद्रता होती है, ठीक है। कम की हो गई तो फट जाएगा, ठीक है, अगर ज्यादा की हो गई तो भी दिक्कत हो जाएगा। अब मान लो ऐसा विलयन, देखो तो ध्यान से सुनना, यहां पर ना, यहां ले रहा हूं, देखो ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, क्या है, इसके अंदर जो विलयन है ना, उस विलयन की सांद्रता वो ज्यादा है, किससे, 0.9% डब्ल्यू बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। सांद्रता विलयन की ज्यादा है मतलब पानी अंदर कम है, पानी अंदर, और तुमने इसके अंदर आरबीसी डाल दिया, क्या डाल दिया, आरबीसी डाल दिया। आरबीसी आपकी ऐसी थी, ठीक है ना, और क्या होगा, जब आरबीसी में पानी ज्यादा है, बाहर आसपास विलयन में पानी कम है, तो अंदर का वाटर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, अंदर का वाटर बाहर आ जाएगा, तो कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी भाई साहब, ठीक है, सिकुड़ बिल्कुल ऐसे ही सिकुड़ जाएगी, ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अति प्रासरी विलयन, क्या बोलते हैं, अति प्रासरी विलयन, ठीक है ना, हम इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। और इस केस में क्या होता है, कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है ना, ये बात सबको ध्यान रहेगा। इस केस में कोशिकाएं फूल जाती है, कोशिकाएं फूल जाती है ना। इसमें क्या होता है, कोशिकाओं का आकार समान रहता है, कोशिकाओं का आकार समान रहता है, क्या रहता है, समान रहता है, क्योंकि इसमें जितना जल अंदर कोशिका में प्रवेश करता है उतने जल वापस बाहर भी निकल जाता है, और ऐसा लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे बॉडी में आरबीसी ना जो होता है, ब्लड सेल्स, वो कंटिन्यू फ्लो करता रहता है अपने सेम साइज में, ठीक है, ये खत्म, ठीक है ना। इस प्रकार क्या होता है, इतने प्रकार के हमारे क्या होती है विलयन, ठीक है ना, अतिप्रासरी, संप्रासरी और अल्पप्रासरी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और इसके बाद एक बेहतरीन टॉपिक आता है, क्या, अच्छा इसमें ना एक टॉपिक छोटा सा और है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम परासरण, क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें ना ज्यादा दाब लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, आरओ में काम आता है ये। देखो ये क्वेश्चन आ गया सामने ना स्क्रीन पे, क्या कि हम लोग ना क्वेश्चन सभी कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए ना इसका भी। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे बोलता है एक प्रोटीन 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन है, क्या है ये आयतन, जलीय विलयन में 1.26 ग्राम है प्रोटीन का भार, ठीक है,
300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब कितना है? इतना है। प्रोटीन का मोलर भार ज्ञात करना है। प्रोटीन का, जब भी तुमको प्रोटीन का मोलर भार ज्ञात करने के लिए कह दे, द्रव्यमान कह दे ज्ञात करने के लिए, समझ जाना प्रासरण दाब ही लगेगा, ठीक है ना। तो तुमको इसमें दिया हुआ है पाई का मान कितना है, देखो पाई क्या होता है, प्रासरण दाब 2.57 गुना 10⁻³ बार, ठीक है ना। तो ये बार में दिया हुआ है। आयतन कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ना लीटर में होता है, ठीक है, सेम चीज होता है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मोल दिया के भार कितना है इसका, प्रोटीन का, देखो ये दिया के भार, ठीक है ना, 1.26 ग्राम, ठीक है। तापमान कितना है देखो, 300 केल्विन। अगर एक केल्विन में नहीं होता है तो हम उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। और आर का मान हम लोग क्या रख देंगे, 0.083, ठीक है ना। लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। अब तुमको क्या निकालना है, देखो पाई बराबर हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, W/mv लिखा था ना, और RT तुमको ये दे रखा है, ये तुमको m निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, खुद से ना सॉल्व कर लेना। पाई का मान कितना है देखो, 2.57 गुना पावर कितना है 10⁻³ इक्वल टू W कितना है 1.26 ग्राम, R का मान 0.083, ठीक है ना। तापमान कितना है 300, और बट्टे में इधर क्या ले आएंगे हम लोग, m, मोलर भार हमको निकालना है किसका, प्रोटीन का, और गुना में आयतन कितना है 200, ठीक है। तो इसमें क्या करना, m को इधर ले आओ, देखो m को हम लोग कहाँ ले आते हैं, इधर, m इधर आ गया, निकालना है ना m, तो 1.26 इंटू कितना है 0.083 इंटू कितना है 300, ठीक है ना। अपॉन में कौन दिखा रहा है इधर, 200 पहले से ही है, ये आ जाएगा इसके बट्टे में 2.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर किसमें आएगा, ग्राम पर मोल में आएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा घर पे रहेगा, कैलकुलेशन करना, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद में आता है असामान्य मोलर द्रव्यमान की गणना कैसे की जाएगी, वेंट ऑफ गुणांक की बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी बात होगी, वेंट ऑफ गुणांक, है ना। इस टॉपिक को हम लोग अभी करते हैं, ठीक है ना, 5 मिनट 10 मिनट में खत्म हो जाएगा वो भी, ठीक है ना, चाप लो उसको फटाफट से। इसके बाद में तुम्हारा ना जो अच्छा टॉपिक है, जहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसका नाम क्या है, असामान्य मोलर। अच्छा देखो ये ना, ये आरओ भाई सब सुनो, ये देख लो एक बार, है ना, ये क्या है आरओ भाई सब, आरओ कैसे काम करता है देखो ध्यान से। हाँ, कभी ना पेपर में अगर आ जाए, क्या पता आ जाए, है ना, प्रतिलोम प्रासरण, ठीक है ना। क्या बोला, दिखा नहीं, प्रतिलोम प्रासरण, प्रतिलोम प्रासरण। देखो सिंपल सी बात है ना, फटाफट से समझ लो, हमेशा बोलते हैं रिवर्स मोसी, सॉरी मोसी नहीं, ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, सुनो देखो, यहां पर क्या है, मान लो समुद्री जल है, कैसा है, समुद्री, समझ लो समुद्री सी वाटर है, उसमें लवण मिक्स होते हैं, इसीलिए इसमें लिखा हुआ क्या चीज, इसमें लिखा हुआ लवणीय जल, ठीक है। यहां पर एसपीएम है, क्या है, एसपीएम है। तो जिस विलयन के अंदर लवण वगैरह मिक्स है, जहां से मुझे अशुद्धियां हटानी है, उस विलयन की ओर से क्या करते हैं, प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अगर अधिक दाब को लगाएंगे तो जो सांद्र विलयन है उसके अंदर से लवण तो जा नहीं पाएगा उधर, जो एसपीएम होता है वो विलय को थोड़ी जाने देता है, वो क्या करता है, केवल विलायक को जाने देता है। तो हाँ, पिस्टल तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पर अधिक दाब लगाते हैं, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, अभी तुम पीछे क्या पढ़ रहे थे, पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक, क्या होता है प्रासरण दाब, वो दाब जिससे हम केवल विलायक के अणु का मूवमेंट रोक सके, मूवमेंट। लेकिन अगर हम पाई से अधिक दाब लगा दे तो विलायक का जो कौन है, अणु है, विलायक का अणु का विलयन की ओर, वो इस झिल्ली से पार होकर के उल्टा जाने इधर लग जाएगा, है ना। अगर तुमने पाई का मान इस दाब के इक्वल कर दिया तो जल का अणु उल्टा इधर आ जाएगा, इधर वो हो जाएगा प्रासरण। लेकिन अगर आपने इधर अधिक दाब लगा दिया, प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया, तो इधर से जो जल के हैं अणु, किसके, वो इस एसपीएम से पार होकर के इधर पहुंचेगा बिल्कुल शुद्ध रूप में। इस विलयन के अंदर जो विलय घुले हैं, NaCl होगा, KCl होगा, ठीक है ना, अलग अलग लवण होंगे, वो यहीं रह जाएगा,
और इस पानी को अलग पाइप से निकाल देते हैं लोग, बाल्टी दे रहा साइड में ना, जो उसमें गिरता रहता है आरओ के अंदर, छोटे से पाइप से पानी क्या होता है साइड में बहता रहता है ना, बूंद बूंद करके आता रहता है, वो वही गंदा वाला पानी होता है जिसमें क्या कौन है, अशुद्धियां घुली हुई है, ठीक है, अलग अलग उसमें आयन होते हैं। और इस झिल्ली से छन करके जो HCl है या NaCl है, ये जो आयन है NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, वो सब यहीं रह जाएगा जल यहाँ, और ये जल फिर तुम पीते हो, ठीक है ना, ये जल निकास हो गया ना, ये तुम पीते हो, कहते हो मीठा पानी लग रहा है, उसमें आयन नहीं होते, ठीक है ना, उसमें आयन नहीं होते। तो घरों में आरओ का ना ये सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। जब विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो प्रतिलोम प्रासरण होता है, ये रहा उसकी परिभाषा, ठीक है ना, यही लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो इसके बाद में ये कुछ 4 प्रश्न है, ठीक है, जो तुम्हें कर लेने चाहिए, 1.9, 1.10, 1.11 और 1.12, ठीक है, 9, 10, 11, 12 ना, ये क्वेश्चन तुम्हें करना चाहिए घर बैठे, ठीक है। देखो 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाला एक बहुलक है, 1 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन का क्या प्राप्त करना है, प्रासरण दाब, ठीक है, पास्कल में ज्ञात करना है, पास्कल में, ठीक है। तो पास्कल में चेंज कैसे करते हो आप लोग देख ना, अपने आप देख लें, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में एनसीईआरटी बुक है ना 11वीं क्लास की, 12वीं की भी है, उसमें लिखा है पीछे सबसे कि 1 पास्कल में कितने बार आते हैं, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो बार में आएगा, पहले 10 की पावर ना 5 से करना गुना, किससे करना, 1 बार बराबर होता है 1 बार इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है ना, ये मेरे को याद है, ठीक है ना, 10 की पावर 5 पास्कल, जो भी आंसर आएगा उसमें इससे करना गुना 10 की पावर 5 से, ठीक है भाई, फिर तुम्हारा आंसर ना मैच हो जाएगा, वरना आंसर बाहर में आएगा, मैच नहीं होगा, ठीक है। देखो मोलर द्रव्यमान कौन सा वाला, असामान्य, कौन सा, अपना एक इसकी ना थोड़ी कहानी सुन लो, तुमको जल्दी से ना समझ में आ जाएगा आराम से, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं और ये कहां से आ गया, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ, अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे ना, ओए ओ चाचा देख ध्यान से, असामान्य का मतलब क्या होता है ना, असामान्य का मतलब क्या हुआ, 5 मिनट में खत्म। देखो ये क्या हुआ इधर, विलयन क्या है हमारे पास, ये ध्यान से सुनना, कुछ लिखना मत ना, ये हमारे पास एक विलयन है, इस विलयन के अंदर आप लोगों ने क्या घोल दिया, KCl, क्या घोल दिया, ठीक है। इस विलयन के अंदर आप लोगों ने, एक और है मेरे पास विलयन, इसमें आप लोगों ने मतलब जल में, ये ठीक है ना, जल में तुमने घोल दिया क्या चीज, C6H12 और O6, कौन है ये सब भाई, ग्लूकोज, और यहाँ पर इसमें घोल दिया KCl, क्या घोल दिया, जल में ही घोल दिया, ठीक है। ये हमारे पास कौन है, H2O, ये हमारे पास H2O है, इसमें कौन है ग्लूकोज, यहाँ पर कौन है KCl। इस वाले विलयन का हम लोगों ने क्या निकाला, डेल्टा टीवी की हेल्प से, किससे, वो निकाला मोलर भार, क्या निकाला, मोलर भार किसका, विलय का निकाला, ठीक है ना, किससे निकाला, डेल्टा टीवी की हेल्प से ना, डेल्टा टीवी से, होता ही नहीं होता है, मोलर भार निकालना सबको पता है ना कैसे निकालते हैं पीछे, और इस वाले विलयन का भी आपने क्या निकाला, मोलर भार, विलय का मोलर भार निकालो डेल्टा टीबी की हेल्प से, क्या होता है KB इंटू एम से, है ना, एम में होता है मोलर भार, ये आपने ज्ञात करा इस विलयन का, किससे, डेल्टा टीबी से। अच्छा ये सब राउल्ट के नियम से निकल के आ रहा है, ठीक है ना, या तुम मान लो राउल्ट को भूल जाओ, ठीक है, फिलहाल ये देखो ध्यान से, डेल्टा टीबी से आपने एम निकाला, ये वाला, ठीक है, इस विलयन का मान लो कितना आ गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जितना भार इसका है, मान लो अगर 1.5 ग्राम इसका है, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो रही है, रुको देखो पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं हम लोग, डेल्टा टीबी की हेल्प से, ये क्या फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने इस विलयन में जो ग्लूकोज है उसका निकाला मोलर भार, फॉर्मूले से कितना निकल के आया आपका, 180 ग्राम निकल के आया प्रति मोल, इस वाले फॉर्मूले से निकल के आया, है कि नहीं। और ग्लूकोज का मोलर भार जो होता है, जो हम ऐसे नाप के निकालते हैं ना, से 1 C का 12, 6 का 18 ऐसे जोड़ के, इसे हम लोग बोलते हैं सैद्धांतिक, क्या बोलते हैं इसको,
ठीक है, उसे निकालेंगे तो भी क्या आता है 180 ग्राम, क्या आता है, यानी कि फॉर्मूले से और सैद्धांतिक तौर से समान आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन हमने क्या किया, ग्लूकोज का विलयन ना लेकर के हमने उस विलयन के अंदर क्या लिया, KCl, क्या लिया, ये भी तो विलय है, ये भी क्या है, विलय है। हमने इसको भी जल में घोल दिया। हमने डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूले की हेल्प से, डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाला, मोलर भार, क्या निकाला, ये निकाला। और KCl का अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होता है, 39 तो इसका होता है, K का है ना, और Cl का होता है 35.5। दो लेके तो बताओ, जोड़ो कितना आएगा, 5 9 14 और 3 3 6 7, 74.5 कितना आ रहा है। ये जो 74.5 है वो मैंने कैसे निकाला है, इसके अणुभार को जोड़ के निकाला है ना, मोलर भार निकाला हमने, ये देखो ये निकाल दिया है। तो ये है सैद्धांतिक, क्या है ये, सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब ऐसे नाप के, ठीक है ना। ये हमने ज्ञात करा है फॉर्मूले से नाप करके, और इस वाले फॉर्मूले से जब मोलर भार मैंने ज्ञात किया तो मुझे इतना नहीं मिला, इतना 73.3 मिल गया, ठीक है, या फिर मान लो कम मिल गया, या फिर मान लो मुझे 75.6 मिल गया, है ना, ज्यादा मिल गया कम मिल गया, जो बताए। अगर ये बिल्कुल ठीक होता फॉर्मूला तो जो मिला वैसे वही यहां से मिलना चाहिए था, सेम मिलना चाहिए था ना। अणु संख्या गुणधर्म के सूत्र से मोलर भार जो ज्ञात करना था उससे मुझे ये मिलना चाहिए था, लेकिन ये हमको ये मिला, क्या मिला, जबकि वैज्ञानिकों ने पहले से प्रूफ में दिया हुआ है कि KCl का इतना होता है, लेकिन अणु संख्या गुण धर्म से इतना नहीं हुआ, ठीक है ना, इतना कम हो गया या फिर अधिक हो गया। तो वैज्ञानिकों ने कहा यार इस ये फॉर्मूला यहां इस पर तो फिट हो रहा है, इस पर यहां फिट नहीं बैठ रहा है, इधर फिट, मतलब ऐसे विलय। तो वैज्ञानिकों ने विचार किया, और भी उसने अलग अलग विलयन लिए, उसने विचार किया कि हमारे पास कुछ विलय है, कुछ जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है ना, MgCl2 हो गया, ठीक है ना, CaCl2 हो गया, CH3COH हो गया, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ठीक है ना, C2 क्या होता है, O4 है ना, H2, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ये कुछ ऐसे विलय हैं जिसके अगर हम जिसका मोलर भार ज्ञात करते हैं, किससे, इस फॉर्मूले से, अणु संख्या गुणधर्म वाले फॉर्मूले से, चाहे वो अणु संख्या गुणधर्म कोई सा भी हो, परासरण दाब हो, डेल्टा टी हो, डेल्टा टीबी हो, कोई सा अणु संख्या गुणधर्म हो, अगर हम लोग ऐसे विलय युक्त विलयन का निकालते हैं वाष्प और मोलर भार, तो इनका जो सामान्य वाला होता है जो निकालते हैं फॉर्मूले से, उससे कम या अधिक आ रहा है, उससे कम या, लेकिन अगर हम कुछ ऐसे विलय, जैसे मान लो ग्लूकोज हो गया, कौन हो गया, यूरिया हो गया, NH2CO NH2 हो गया, ठीक है ना, शुगर हो गया, इनका निकालते हैं तो बिल्कुल ठीक निकलता है। जो निकलता है किससे, फॉर्मूले से, वही निकलता है, सैद्धांतिक वाले सेम सेम निकलते हैं ना। अब इसका कितना है, इसका 180 होता है ना, इसका कितना होता है 342 होता है, इसका 63 60 के आसपास होता है, ठीक है ना, ये होता है, ये इसका सामान्य है अणुभार, और इससे निकालेंगे सूत्र से अणु संख्या वाले से, तो इससे सेम आता है। तो कहने को कहा यार ये क्या चल रहा है, ये फॉर्मूला इस पर तो फिट बैठ रहा है, इस पर फिट नहीं बैठ रहा है, कौन फिट नहीं बैठ रहा है, अणु संख्या गुणधर्म वाला फॉर्मूला। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि इसमें ऐसा क्या है, तो वैज्ञानिक को उसमें तक वेंट ऑफ, कौन था, उसने कहा ओ भाई तो सुन 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 सुन, ये तुझे पता है कैसे विलय हैं, ये विलय वो विलय हैं जो घोलने पर जल में टूट जाते हैं, जल में, जैसे कि अगर मैं NaCl है, क्या है, NaCl है, ये अभी 1 मोल है, कितने मोल है, 1 मोल है, लेकिन ये जल में जैसे ही जाता है, घोलते हैं इसको, तो एक तो उसमें Na+ आयन बनता है, क्या बनता है, और एक बनता है Cl- आयन। अब 1 मोल NaCl से जल में जाकर के देखो 1 मोल तो इसके बन जाएंगे, 1 मोल और 1 मोल इसके बन जाएंगे, है कि नहीं। अच्छा ये है तो कौन, पार्टिकल, ये पार्टिकल बोल, तो ये भी तो कण ही है, कण है ना, कण। 1 मोल हमने घोला और अंदर कितने हो गए, 2 मोल, यानी 1
पार्टिकल हमने इसको माना एक कण, क्या माना इसको, एक कण। तो हम ये देखते हैं कि जल में जाकर दो कण बनता है। कितने बनते हैं, जब दो कण बनेंगे बिलियन में जाकर के, तो संख्या ही तो है ये पार्टिकल की। तो पार्टिकल की संख्या पे ही तो निर्भर करता है अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म किस पे करता है निर्भर, पार्टिकल्स की संख्या पर, है कि नहीं। हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सारे इधर है ये जल में जाकर के टूटते हैं। घोलने से पहले था कितना, एक कण, घोलने के बाद बन गया वो दो कण बन गया। लेकिन जो ये वाले होते हैं ग्लूकोज, ये घोलने से पहले भी एक कण था और घोलने के बाद भी एक ही था कण। ये वियोजित नहीं होते, है कि नहीं। देखो C6H12 और O6 घोलोगे तो भी ये वही रहेगा, ठीक है ना। ये आयनों में टूटते नहीं है, जितना कण घुलने से पहले था उतना ही कण घुलने के, लेकिन ये घुलने के बाद में जो ना कण होते हैं इसकी संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो जब इसकी संख्या अधिक हो जाएगी तो वाष्प दाब कम ही तो बनेगा, क्या होगा, कम बनेगा। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें फिर से ना एक बार इसको समझाने में समय लगेगा, लेकिन अगर तुम समझ गए ना तो तुम्हें कहीं कभी डाउट नहीं आएगा वेन टॉप ने क्या किया। देखो यहां पर मान लो विलयन है, ठीक है, ये बिल्कुल सॉरी नॉट विलयन, ये क्या है, शुद्ध विलायक। क्या है ये, शुद्ध विलायक है। अब मैं तुम्हें इस बात को समझाऊंगा कि एक्चुअल में वेन टॉप ने कैसे पता लगाया कि क्या हो रहा है। देखो अब यहां पर क्या है, शुद्ध विलायक। क्या है ये, शुद्ध विलायक भाई साहब है ये। तुम सभी जानते हो ये बंद रखो है ना, बंद हो गया, गैस बाहर नहीं जाएगा ना से बन के वाष्प। अब ये जो सतह के कण होते हैं ये क्या होते हैं, ये वाष्प बन करके उड़ते हैं। क्या होते हैं, उड़ गए, ये वाष्प बन करके उड़ गए। अब ये जो वाष्प के कण हैं वो गोलों में घूम रहे होंगे ना, घूम रहे होंगे और यहाँ पे इसके ऊपर दाब लगा रहे होंगे, है ना। हम उसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। अब हमने क्या कर दिया, इसमें घोल दिया क्या, ग्लूकोज घोल दिया। मान लो क्या घोल दिया, C6H12O6 घोल दिया। अब ये जो भाई सब है ग्लूकोज के कण हैं वो आकर कहां बैठ गए, यहां बैठ गए। कहां बैठ गए, सरफेस पे आकर के बैठ गए। तो जिस जगह से पहले वाष्प, मान लो अब ये है वाष्प है, यहां से वाष्प निकल रहा है ना, ये वाष्प यहां से निकल रहा था इस वाले स्थान से, लेकिन यहां पर आकर कौन बैठ गया, कण बन गए, ग्लूकोज के कण आकर के बैठ गए। और ग्लूकोज से कण होते हैं उसको उड़ना नहीं आता, उसको उड़ना, तो यहां से ग्लूकोज कण आकर के बैठ गया, तो यहां से जो जल के वाष्प निकल रहे थे ना वो यहीं रह जाएंगे, वो वहीं वहां निकल नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से क्या होगा, इस पूरे सरफेस के ऊपर ग्लूकोज के कण आकर के बैठ जाएगा, लेकिन जहां पर नहीं बैठ पाएगा वहां से वाष्प बन करके उड़ जाएगा। तो इसकी तुलना में यहां पर वाष्प कम बनेगा सरफेस से, और यहां पर क्या बनेगा, अधिक बनेगा। तो हम क्या बोलते हैं, अवाष्पशील विलय को मिलाने से क्या होता है, वाष्प कम होता है ना, वाष्प दाब विलयन का, ठीक है ना, शुद्ध वाले का अधिक होता है। इसीलिए मैंने जो है ना P0 को लिखा था अधिक, और किससे, PS से, ठीक है ना, ये बात तुमको आ गया। अब अगर मान लो, देखो ये कितने, एक कण है, एक कण। अब हमने इसके अंदर क्या किया, नमक घोल दिया, NaCl, क्या घोल दिया, विलयन के अंदर, ठीक है। हमने ये सोच करके घोला कि ये घोलने से पहले एक कण है और घोलने के बाद भी एक ही कण रहेगा, ये सोच के हमने घोला। हमें कब तक टूटता भी है ये, है ना। हमने एक कण घोला सोच के कि ये जाकर के एक जगह घेर लेगा, एक जगह, तो वाष्प कम बनेंगे, वाष्प। लेकिन जब ये गया अंदर विलयन में तो टूट के दो हो गए, टूट के एक ने ये जगह घेर ली और एक ने ये जगह घेर ली। हमारे अनुसार वाष्प कम बनना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार हमारे से कम भी बनेगा, हमारे से, हमने सोचा कि इतना कम बनेगा, लेकिन ये दो हो गए ना, एक आदमी जाके दो जगह बैठ गया, है कि नहीं, बैठना था, बैठ गया। तो जब इसने ज्यादा जगह घेरा इसके ऊपर, तो यहां से वाष्प क्या होगा, और भी कम बाहर निकलेगा, है ना। यानी कि ये जल में जाकर के वियोजित होते हैं, और अगर हम एक मोल घोलेंगे तो 2 मोल बन जाएगा। अब तुम Cl2 को देखो, CaCl2 को देखो, देख लिया, ये कौन है, कैल्शियम क्लोराइड। ये जल में जाके कितने बनेंगे, एक तो C बनेंगे और 2
Cl के आयन बनेंगे, ठीक है ना। हमने सोचा कि हमने 1 मोल घोला, कितने मोल, लेकिन जब हम घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मोल इसके हो जाएंगे और 2 मोल इसके हो जाएंगे, कुल 3 मोल कण आकर बैठ गए इसमें, कितने वाली बात ये हो गई। हमने भेजा एक आदमी को, अंदर अगर खाना खा रहा है 2 आदमी का, है कि नहीं। हमने बोला कि हमारे पास मेहमान आ रहा है 2, इसलिए हमने मंगाए 2 बर्गर, लेकिन हमने अंदर भेजा तो 2 आदमी को, बर्गर भी 2 ही थे, 2 को आराम से हो जाएगा, लेकिन साले गधे अंदर गए तो 3 टन कैसे हो गए, है कि नहीं। तो बर्गर कम पड़ गया ना एक। कहने का मतलब यह है कि वैन टॉप साहब ने ये कहा कि भाई साहब ये कुछ ऐसे ग्लूकोज यूरिया ऐसे होते हैं जो जल में जाकर के जितने कण उतने ही रहते हैं, लेकिन ये जो कण होते हैं वो जाकर के क्या होते हैं, वियोजित होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन कुछ कण ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, वो होते हैं संयोजित। क्या होते हैं, जैसे कि है CH3 CH2 सॉरी CH3COH, ठीक है ना। ये कौन है, कण है। ये जल में तो ये भी कितना, 1 है, कितना, ये जाकर अंदर ना आधा हो जाता है, ये कम हो जाता है, ये उल्टा होता है। ये करता है संगुणन। क्या करता है, CH3 होता है ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर तो OH, ठीक है। और फिर क्या होगा इसमें, यार ऐसे ले लो, फिर यहां पर C होगा, देखो यहां पे कितना है, ये ना आपस में ऐसे H बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, वहां पर 2 है ना, यहां पर 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए। एसिटिक अम्ल के 2 मोल, कितने मोल है, और यहां पर आकर के कितने बन गए, 1 मोल, कितने बन गए, आपस में जुड़ गए ना, तो ये 1 मोल हो गया। यानी कि हमने जल में घोला 2 मोल एसिटिक एसिड, लेकिन अंदर जाकर के वो आपस में जुड़ करके सिंगल हो गए। क्या हो गए, तो कम हो गया ना। मैंने भेजा 2 आदमी 2 बर्गर के लिए, अंदर गए दोनों 1 हो गए, और एक और जब 1 हो गए तो उन्होंने 1 ही बर्गर खाया उन्होंने, है ना, 1 बर्गर बचे नहीं, बच गया। हमारे अनुसार क्या होना था, वाष्प दाब ज्यादा बनना था। क्या बनना था, लेकिन कम बन रहा था, कम, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, देखो इसको ना जो 2 से 1 हो गए जुड़ करके आपस में, उसे हम लोग कहते हैं संगुणन। क्या बोलते हैं, संगुणन से बोलते हैं अंग्रेजी में एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, और जो टूट करके कितने हो रहे थे, 2 हो रहे थे यहाँ पे, जो है ना, यहाँ पर कौन था, MgCl2 था, ये टूट कर कितने हो रहे थे, 2 आयन, एक तो Mg प्लस 2 Cl, तो 2 आयन तो ये हो गए, कुल कितने हो गए, 3 मोल आयन, कितने हो गए, ये टूट रहे हैं ना, इसको बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं इसको, वियोजन, यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिसोसिएशन। तो वियोजन होता है और संगुणन होता है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई साहब हमारा आंसर अलग अलग इसलिए आता है क्योंकि हमको यहाँ पर संगुणन और वियोजन को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैन टॉप भाई साहब है आपके पास, कौन है, देखो यार, यहाँ पर क्या हो रहा है, अणुओं का संगुणन हो रहा है, और इस वाले केस में, KCl वाले केस में क्या होता है, आयन टूटते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि आयनिक पदार्थ जल में घोलने पर किसमें, धनायनों एवं ऋणायनों में वियोजित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 1 मोल घोलेंगे जल में, विलीन करने पर इसके 2 आयन बनेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक के 1 मोल के मुक्त होने की अपेक्षा करते हैं हम लोग, तो 1 मोल टूटने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में होता यह है कि विलयन में विलय के कारण 2 मोल होंगे, कि कितने होंगे, 2 मोल होंगे। यदि हम क्या लिखा है, अंतरायनिक आकर्षणों की अपेक्षा, तो यह आशा की जाती है कि 1 किलोग्राम जल में KCl का 1 मोल क्वथनांक होने पर इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, इतना, बढ़ गया नहीं बढ़ गया। यदि हम वियोजन की मात्रा के बारे में जाने तो 2 होता है, देखो 2 गण हो गए ना, होता यह है अगर इसमें 2 से करते गुना, क्या 2 से तो इतना आता है जो 1 से आता है, ठीक है ना। मतलब कहने का यह है कि हम लोग सोचते कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है अंदर, ठीक है ना। तो वैन टॉप ने बोला, क्या बोला, देखो ध्यान से, वैन टॉप ने बोला कि जो डेल्टा टीबी से, कौन सा आगे, कि डेल्टा टीबी से जो तुम लोग ना KB वाला फॉर्मूले का यूज से क्या निकालते हो,
एम, क्या निकालते हो, एम निकालते हो ना। एम आ गया मान लो कितना, हम बात करते हैं इसकी केसीएल की ना, बात करते हैं इसकी केसीएल की बात कर लो। आप इसका एम निकाल रहे हो 70.3, कितना निकाला, या आप मान लो इसका कितना 39 मान लो, है ना, 39 नहीं 74 था ना, तो आप इसका मान लो 37.2 मान लो, कितना मान लो। आप डेल्टा टीबी के फॉर्मूले से ये निकालते हो, क्या निकालते हो, क्या मोलर भार होता कितना है 74.4 या 5 मान लो ना, 5 वैसे 4 मान लो। आप इससे निकालते हो, ये निकल के आता है, वैसे होता कितना है, इतना होता है। तो ऐसा कीजिए कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो उसने कहा किसी ने 2 से गुना करने की क्यों, अबे क्यों करना है गुना, तो उसने कहा भाई गधे, क्योंकि ना ये जगह ना 2 पार्टिकल बन रहा है, कितने बन रहे हैं, इसलिए जो भी तुम्हारा मान आएगा ना उसमें गुना करना है उस संख्या से जो क्या हो रहा है, जितने पार्टिकल में टूट रहा है उस संख्या से गुना करना है। तो किसमें टूटा है, 2 से, तो अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, सामान्य। तो अणु संख्या गुणधर्म को संशोधित किया गया। वैन टॉप ने कहा कि जितने भी अणु संख्या गुणधर्म है अगर वो हर एक अणु पे समान लगे, क्या लगे, तो तुम्हें एक संख्या से गुना करनी पड़ेगी, और उस संख्या को उसने क्या कहा, वैन टॉप ने अपने नाम से दिया, वैन टॉप गुणांक, वैन टॉप गुणांक, ठीक है ना। देखो यार, तो इस भाई साहब ने क्या कहा, देखो यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये रहा 1880 में। अच्छा एक चीज और ध्यान, यहां पे ध्यान आपको रखना है कि डेल्टा टीबी या टीएफ के आधार पर परिकलित मोलर भार को अनुमानित मान का दुगना होगा, ठीक है। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में कम या उच्च हो, कम या, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। मतलब आपने वैन टॉप उसको डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से क्या निकाला था, मोलर भार केबी, है ना, सॉरी केबी था एम, एम मान लो आपने 180 निकाला, क्या निकाला, किसका, ग्लूकोज का। तो ये तो ठीक है, क्या ये ठीक है, लेकिन अगर आपका इससे कम या अधिक आ गया, कम या, तो वो असामान्य वाला क्या है वो, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला होता है, और 1880 में कहा वैन टॉप भाई साहब ने कि वियोजन और संयोजन की सीमा के निर्धारण के लिए उन्होंने एक सिंबल दिया, गुणक दिया, उसे बोलते हैं वैन टॉप गुणक, क्या बोलते हैं। और इस भाई साहब ने क्या किया, जितने अनुसंख्यक गुणधर्म थे ना उसको बाद में क्या था, संशोधित। तो इसने कहा कि तुम अनुसंख्यक गुणधर्म के लिए आई का मान कैसे निकालोगे, सामान्य भार को भाग करें किससे, असामान्य भार को। यानी कि मान लो कि आपने KCl का सामान्य भार होता है कितना 74.5, कितना होता है, और आपने डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूले से एम का भार कितना निकाल दिया, 39 निकाल दिया, नहीं 37 पॉइंट मान लो आपने दो है ना, 2 निकालो, ठीक है, 37.2 निकाल दिया। तो ये कौन सा है, असामान्य, क्या है ये, और ये कौन सा है, तो इस वाले को भाग कर दो इस वाले से, ये कहां से निकाला, इस फॉर्मूले से निकाला, ठीक है, ये कहां से निकाला, जोड़ के निकाला, ठीक है ना, सामान्य। तो जब हम इसको 74.5 को भाग देंगे किसने, 37.2 से, तो लगभग 2 आएगा, कितना आएगा, और ये उसके इक्वल होता है जो आयनों में टूटता है, जो आयनों में ये, तो इसी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वैन टॉप निकालने का पहला फॉर्मूला देखो ये रहा, सामान्य मोलर भार को भाग कर दो किससे, असामान्य वाले से। असामान्य वाला कहां से आएगा, जो तुम निकालोगे सूत्र से, कहां से निकालोगे, सामान्य वाला कहां से निकालोगे, जोड़ के फॉर्मूले से, ठीक है ना। या फिर एक और है इसका फॉर्मूला, प्रेक्षित अनुसंख्या गुणधर्म, कौन सा, प्रेक्षित, जो हम लैब में निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। मान लो आपने डेल्टा टीबी, देखो भाई सुनो, KCl के लिए आपने क्या निकाला, डेल्टा टीबी क्या निकाला
0.53 आ गया। किससे निकाला ये आप निकाला जाकर किससे, इस फॉर्मूले से। ठीक है भाई, कहां से निकाला, फॉर्मूले से। लेकिन जब आप लोग लैब में गए तो वहां पे निकाला तो कितना आया, 1.06। कितना आया, उसने कहा यार लैब में तो इतना निकल के आ रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है ना डेल्टा टीबी, क्या लिखे 1.06 आ गया। ये कहां से आया, लैब में। तो हम इसको बोलेंगे कि कौन सा वाला मान, ये वाला प्रेक्षित, सॉरी प्रेक्षित ना, क्या बोलेंगे इसको, प्रेक्षित एक्सपेरिमेंटली। ये निकल के आ रहा है, लेकिन फॉर्मूले से कम निकल के आ रहा है, फॉर्मूले से, क्योंकि ये फॉर्मूला ये मान के चल रहा है कि एक ही रहेगा टूटने के बाद भी, लेकिन ये क्या होता है, टूटता है जाकर के, है ना। लैब में इतना आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली कभी कुछ गलत नहीं आता है, ये ठीक आ रहा है। और लैब में ये आ रहा है और फॉर्मूले से ये आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, प्रेक्षित, और ये हो गया हमारा परिकलित। मतलब फॉर्मूले वाला को बोलते हैं परिकलित करना, है ना, तो परिकलित ये हो गया। अगर हम इसको भाग करेंगे, प्रेक्षित वाले को भाग करना है किससे, परिकलित वाले से, तो 2 आएगा। कितना आएगा, यानी कि 1.06 को भाग करते किससे, 0.53 से, ठीक है ना। तो भाई साहब 2 आएगा। कितना आएगा, ये 2 संख्या फिर उसके इक्वल आ गया। कितने एनो में टूट रहा था, कितने एनो में ये, यानी उसने देखा कि अगर मैं असामान्य वाले को, मतलब सामान्य वाले को भाग करता हूं असामान्य से, तो वो संख्या निकल के आती है जितने एनो में वो टूटता है, ठीक है ना। और जब हम लोग प्रेक्षित वाले को भाग करते हैं किससे, प्रेक्षित वाले से, तो वो आता है 2, यानी 2 ये वो संख्या है जिसमें वो टूटते हैं आयनों में जाके विलयन में, ठीक है। और क्या हो रहा है, संगुणन, क्या, वियोजन या फिर संगुणन, 2 लोग होते हैं ना, या तो जाकर के जल में टूटेगा या फिर आपस में जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, संगुणन, और टूट जाएगा तो बोलते हैं वियोजन। तो टूटने के बाद कितने कुल मोल संख्या है, मान लो हमारे पास KCl हो गया, क्या हो गया, KCl। देखो इसमें क्या होता है, इसका वियोजन होता है कि संगुणन होता है, वियोजन। कितने आयनों में, 2 आयनों में, K में और Cl, K प्लस और Cl माइनस में। तो टूटने से पहले कितनी संख्या है इसकी, 1, बाद में कितनी है, 2। तो हम लोग I का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, टूटने के बाद कितनी है, 2, भाग करो किससे, पहले 1, कितना आएगा, 2, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो अणु है वो वियोजन के पश्चात कितने मोलों की संख्या उसके अंदर है पार्टिकल के, और पहले कितने थे, ठीक है। तो पहले थे कितने, 1, कितने हो गए टूट करके, उसको भाग करेंगे पहले वाले से, तो कितना आएगा, 2। हमें एक संख्या मिलेगी, हमें एक, वो किसके इक्वल है, जितने अणु टूटते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, वेन टॉप गुणांक का 3 फॉर्मूले हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, और एक हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आई निकालने के सूत्र है, क्या निकालेंगे सूत्र, आई। अब देखो यहां पर क्या बोलता है, एक चीज और ना जो तुम्हें बार बार रहेगा कंफ्यूजन, वो ये कि असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सामान्य असामान्य क्या होता है। वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आधे घंटे से, सामान्य असामान्य, मैं इसको ना इसलिए समझा रहा हूँ इतने बार बार डीपली, ताकि तुम भूलो ना। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं आई का मान ज्ञात करने में, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन लेंगे ना 3-4, तब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। क्या बोलता है, असामान्य भार वो होता है जो प्रायोगिक तौर पर ज्ञात करते हैं, है ना। मान लो आपने डेल्टा टीवी वाले से ज्ञात किया, एम KCl के में फिर से बात करता हूं, ठीक है ना, 37.2 आ गया, फॉर्मूले से आ गया। लेकिन आप लैब में गए, ज्ञात करके देखा है 74.4 आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है। तो ये कैसा है, सामान्य, है ना। जो लैब में करेंगे वो असामान्य आएगा, ठीक है ना। और फॉर्मूले से जो आएगा वो ऐसे तोलो उसको, है ना, KCl को K 39, है ना, ये होता है सामान्य। आपको ध्यान रखना है, आनुसंख्यक गुणों का प्रकलन यह मानकर किया गया कि अवाष्पशील विलय ना तो संयोजित होता है और न ही, यानी कि जो पहले दिए गए थे ना, उसको ये मान करके ज्ञात हुआ था कि ना तो टूटेगा और ना ही वो संयोजित होगा, जुड़ेगा, ठीक है ना। तो संगुणन की स्थिति में आई का मान 1 से कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने बोर्ड की तरफ, ठीक है ना, वेन टॉप वाले भाई, अरे क्या हो गया,
देखो यहां पर आ जाओ वापस से, है ना। इससे पहले क्या था इसमें, असमान विद्यमान, है ना। देखो एक बार क्या हो रहा है संयोजन और एक बार क्या हो रहा है संगुणन, हाँ वही वियोजन, ठीक है ना। देखो आई का मान एक से ज्यादा होगा हमेशा, कब, जब वियोजन होगा, क्या होगा, वियोजन होगा तो अधिक होगा एक से, और एक से कम होगा जब क्या होगा, संगुणन, संगुणन होगा तो क्या होगा, एक से कम होगा संगुणन में आई का मान, ठीक है ना, तो ठीक है ना। और ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और आई निकालने का जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, वो तुमको लिखा हुआ तो तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये आई का मान तुम्हारे को पता होना चाहिए, ये तुम्हारे पास निकला हुआ होना चाहिए। क्या एक से नहीं चलेगा काम, तीनों में से किसी पर बेस क्वेश्चन आ सकता है ना एग्जाम में। आई निकालने के 3 सूत्र हैं, अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग सूत्र कोई सा भी लग जाता है, लेकिन कोई एक लगता है। अगर कोई प्रश्न आपको दिया गया है पेपर में और उसमें वेंट ऑफ यूज होना है, तो तीनों फॉर्मूला एक साथ नहीं लगता है, कोई एक लगेगा, कोई एक लगेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसने कैसे पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले क्वेश्चन में। देखो तो इसको देने के बाद में जितने भी हमारे पास अणु संघ गुणधर्म है, ये 4 थे ना भाई, अरे 4 थे नहीं थे, ये रहा, वैन टॉप ने उसे करा संशोधित, क्या करा, उसमें आई से गुणा कर दिया, ठीक है ना, आई से उसमें गुणा कर दिया। देखो क्या है, विलायक के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, यहां तक था ना पहले फॉर्मूला N2 N1, इसमें आई से कर दिया गुणा। डेल्टा टीबी में के बी एम था ना, आई से गुना हो गया। डेल्टा टीएफ में के एफ एम था ना, आई से इंटू हो गया, आई क्या वेंट ऑफ गुणांक, और यहां पर क्या है ये आई इंटू आर टी अपॉन वी, ठीक है ना। ये क्या है, ये वेंट ऑफ द्वारा संशोधित अणु संख्या गुणधर्म है। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो किसी का कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है ना, हमेशा बिल्कुल ठीक आएगा। समझा पे तू। अगर तुमसे देखो, अगर हमारे पास कैसा है परबल, परबल परबल वैद्युत अपघटय के लिए, वैद्युत अपघटय के लिए, अपघटय के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, आई का मान देखो, NaCl कितने आयनों में टूटेगा, 2 में, ठीक है ना। तो आई का मान हम लोग क्या लिखेंगे, 2, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर मान लो MgCl2 है, Mg कितने आयनों में टूटेगा, Mg प्लस प्लस है ना, और Cl माइनस, 2 आयन होंगे इसके, तो आई का मान कितना होगा यहाँ के लिए, 3, कितना होगा, 3 आयनों में। ये केवल तब के लिए मान्य जब हमारा कैसा हो, स्ट्रांग हो, है ना, परबल विद्युत अपघटय हो। अगर मान लो हमने आपसे बोल दिया कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3, ये कितने में टूटेगा, 3 प्लस में और Cl 3 माइनस में, ठीक है। बताओ इसमें आई का मान बताओ, इसमें 4 होगा, ठीक है ना, 4 आयनों में टूट गया, ठीक है। अगर हमसे कोई बोल देगा, अगर हमसे कोई बोल देगा कि बताओ Mg नहीं, एल्यूमिनियम सल्फेट है, क्या है Al2SO4 होल थ्राइस, तो बताओ इसका बताना कितना होगा, आई का मान देख के बता सकते हो, 5, कितने होंगे, 5, Al3 प्लस और SO4 2 में टूटेगा, तो देखो 2 है एल्यूमिनियम पे, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 लग जाएगा, तीनों 2 कितना हो गया, आई का मान कितना हो गया, 5, आई का मान 5 हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर तुमने अभी तक सब कुछ समझ लिया है तो एक क्वेश्चन तुम्हारे से ये पूछा जाएगा कि डेल्टा टीबी का मान, ठीक है ना, 1 2 3 4 चारों में से किसका सबसे अधिक होगा। डेल्टा टीबी का मान 4 मेरे पास विलय है, NaCl, MgCl2, AlCl3 और एल्यूमिनियम सल्फेट, चारों में से किसका डेल्टा टीबी का मान सबसे अधिक आएगा, मतलब अणु संख्या गुणधर्म है डेल्टा टीबी, चारों में किसके लिए सबसे अधिक होगा। देखो NaCl के लिए आई का मान इधर है, MgCl2 के लिए आई का मान इधर है, AlCl3 के लिए आई का मान 4 है, और एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आई का मान इतना है। तो डेल्टा टीबी अणु संख्या गुणधर्म है,
समानुपाती होता है एम के और आई के भी, एम और आई के भी, है ना। तो बताओ ये जो होता है इसके लिए अधिक आएगा, इसके लिए अधिक आएगा, इसके लिए अधिक आएगा या इसके लिए अधिक आएगा? इसके लिए अधिक आएगा। किसके लिए? एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा वेंट ऑफ गुणांक होता है उसका उतना अधिक क्या होता है? डेल्टा टीबी यानी अणु संघ गुणधर्म। समझ में आ रहा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेहतरीन सा बनता है तुमको इस पर बेस, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको क्वेश्चन पेपर में देता है, ठीक है ना। और साफ साफ तुमको पता होना चाहिए, यहाँ पर हमने जितने भी देखे हैं विलय, NaCl, NaCl KCl दोनों में दो जाता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम MgCl2 में 3 आ रहा है, यहाँ 4, यहाँ पर 5 आ रहा है। वेंट ऑफ गुणांक ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, आई का मान ऐसे निकालेंगे। ये वाला कब लगाते हैं वो दूसरा केस है, ठीक है ना। अगर परबल विद्युत अपघटय, अगर आपको दिख गया क्वेश्चन में है KCl है NaCl है, तो आई का मान हम ऐसे ना निकाल के ऐसे निकालेंगे डायरेक्ट ही, ठीक है ना, डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है ना। अगर वहां लिखा हुआ क्या मिल गया? परबल विद्युत, या अगर लिखा हुआ नहीं भी है, ओनली क्या है उसमें MgCl2 लिखा हुआ दे दिया उसने, या KCl दे दिया उसने लिख करके हमें, है ना, या हमें उसने क्या दिया लिख करके? एल्युमिनियम सल्फेट दिया लिख करके, तो हम अपने आप आई का मान 5 लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये लिख के दिखा देंगे रिएक्शन, ठीक है ना। ये लिख के दिखा देंगे इसका रिएक्शन की टूट के आई का मान कितने हो रहे हैं? 5। अगर हम इससे निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा, तो भी कैसे सेम आएगा? देखो दिखाता हूं तुम्हें। देखो टूटने से पहले कितना है? एक अणु है, बाद में कितने हैं? 5। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये रहा, वियोजन के पश्चात कुल संख्या कितनी है? 5। पहले कितनी है? 1। 5 नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है। इसीलिए क्या होता है, परबल विद्युत अपघटय के लिए वेंट ऑफ गुणांक का मान जो होता है वो आयनों की संख्या के बराबर होता है जितने में वो टूटता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर दुर्बल हो गया, क्या हो गया? दुर्बल हो गया, तब ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसा, जैसे कि मालूम हमारे पास क्या हो गया? CH3COH, ये हमारे पास है एसिटिक एसिड। क्या ये घुलने के बाद आयनों में टूटता नहीं है, संगुणित होता है। क्या होता है? संगुणित होता है। तो उसके लिए आई का मान ऐसे डायरेक्ट मत करना, ठीक है ना, गलत आएगा। क्या आएगा? ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो एक क्वेश्चन जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है, मैं जा रहा हूं एक्सरसाइज पे, अरे खुल जाओ फटाफट से यार। देखो यहां तुमको दिख रहा है तुमको क्वेश्चन एक मस्त वाला Cl2 वाला दिख रहा है, CaCl2 वाला। देखो ये रहा, खैर इसमें तो आई का मान बोल भी दिया इसने विजन। देखो ये रहा, यदि जल का क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि जल का प्रासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना वायुमंडल हो तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2, आई का मान ये रखना है। आई का मान उसने बोल दिया है। अगर आई का मान वो नहीं बोलता ना कुछ भी, तो हम लोग 2 लेते, फिर क्या लेते हम लोग। लेकिन दिया हुआ है तो हमने क्या लेना है? जो उसने दिया है कि मात्रा परिवर्तित कीजिए। आपको यहाँ पे क्या निकालना है पता है? आपको यहाँ पे निकालना है WCaCl2, कितने ग्राम घोला गया है, ठीक है ना। समझे भाई? कितना आसान क्वेश्चन है, पढ़ के आ रहा है समझ में। आपको फॉर्मूला वही लगाना है, W/mVRT, ठीक है ना। आपको देखो ये दे रखा है ये वाला m, आपको पता होता है CaCl2 कितना निकलेगा। CaCl2 का m कितना होगा रे? 40। तो कैल्शियम का होता है 35.5 71 हो जाएगा, है ना। ये जोड़ देगा तो m आ जाएगा। V तुमको तो देखा उसने कितना है? 2.5 लीटर। R कितना होता है सब जानते हो नहीं जानते? 0.83। T का मान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री का मतलब क्या होता है? 300 केल्विन। कितना होता है? ठीक है ना। जोड़ेंगे 73 उसमें 273, है ना, तो ये बनेगा 73 जोड़ेंगे, हाँ ठीक से बनेगा, ठीक है ना। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी जो समस्या होती है वो यहाँ पे होती है। देखो संगुणन के लिए, किसके लिए? संगुणन के लिए आई का मान कैसे निकालेंगे? आई का मान कैसे निकालेंगे? देखो संगुणन के लिए आई का मान कैसे निकालोगे ना, या अगर विद्युत अपघटय है और वो कैसा है? दुर्बल है। कैसा है? तो उसके लिए कैसे निकालेंगे ना, वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो
मान लो मेरे पास एक ए था, कोई अणु, क्या था, एक अणु था, और ये था एन, कितने थे, और ये क्या बन गए, यहां चले गया, है ना, यहां पहुंच गया, मतलब ये संगुणित हो गया, क्या हो गया, संगुणित हो गया ना, हो गया, यहाँ पर एन था, यहाँ पर एन पहुंच गया। तो पहले तो कितना इसका, एन अणु थे पहले, क्या था पहले, एन था, एन मोल थे इसके, यहां पर क्या था, 0, है ना, फिर बाद में क्या हो गया, ये एन बटे इसकी होती है विजन की मात्रा, संगुणन की मात्रा अल्फा है, क्या है, संगुणन की मात्रा बोलते हैं, संगुणन की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, मतलब किस दर से वो संगुणित हो रहा है, ठीक है, वो अल्फा होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा तुम्हारा, अरे देखो इसके एक्स मोल है, कितना है मोल इसके, 0 हो गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा इसका, ऐसे लिया था ना कुछ हमने इसका, देखना एक बार उसमें, और फिर क्या बनेगा ये, एक्स माइनस एन अल्फा, ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा, एक्स अल्फा अपॉन एन, ठीक है, यही है, ये कौन है, मोलक संख्या, प्रारंभिक मोल, और ये क्या है, संगुणन के पश्चात कणों के मोल, ठीक है, देखो तो आई बराबर क्या होता है, पश्चात, है ना, कितना है, एक्स माइनस एन अल्फा प्लस कितना है, ये लिया था, प्लस ये करना पड़ेगा, एक्स अल्फा अपॉन एन, और बटे में कौन आएगा, पहले एक्स वाला, समझे, ठीक है, नहीं समझे, ये क्या चीज आ रहा है, जब संगुणित हो गया तो कुल कितने हैं कण उसके अंदर, ये और ये कण है, ठीक है, जब संगुणित नहीं हुए थे पहले, वो कौन था, ये वाले कण, ठीक है ना, नहीं समझ में आई बात, ये पूरा है ना उसके अंदर, और ये पहले वाला है ना, और आई का सूत्र था ना अभी हमारे पास में, क्या था, संगुणन के पश्चात कणों के मोलों की कुल संख्या, और बटे में था कितना, संगुणन से पूर्व, याद है फॉर्मूला, संगुणन से पूर्व कणों के मोलों की कुल संख्या, ठीक है, ये लगाया मैंने फॉर्मूला आई निकालने के लिए, ठीक है ना, तो ये थे पश्चात, ये पहले, देखो एक्स दोनों में आ रहा है ना, तो एक्स कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा, 1 माइनस एन अल्फा, है ना, प्लस अल्फा अपॉन एन, अपॉन कितना है, एक्स, आपस में क्या हो गया, कट गया, समझे तुम लोग कि नहीं, तो आई का मान कितना निकल रहा है, 1 माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन कितना हो गया, एन अपॉन क्या हो गया, कुछ नहीं, ठीक है ना, ये तुमको ना ये निकालना पड़ेगा, अल्फा का मान निकल पाएगा, क्या निकल पाएगा, ये समझ में आ रहा है तुमको, ये चीज सेम हो रहा है, मैच देखना, आई इक्वल टू 1 माइनस एन अल्फा, तुमसे ना ये निकलवाएगा वियोजन की मात्रा, क्या निकलवाएगा, अल्फा का मान, तो वो कैसे निकालोगे तुम, देखो एक को इधर ले आओ, एक को इधर ले आए, तो अल्फा आई माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, अगर हम इसमें से देखें ध्यान से, तो अल्फा अपॉन एन माइनस एन अल्फा है, यहां से अल्फा कॉमन ले सकते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर यहाँ लिख रहा हूं, इधर में आई माइनस 1 इक्वल टू, इसमें से अल्फा कॉमन लोगे तो क्या निकलेगा पता है, 1 बटे एन माइनस एन, है ना, तो आई माइनस 1 बटे क्या आएगा, 1 बटे एन माइनस एन इक्वल टू अल्फा, ठीक है, यहां से हम लोग ना ये निकालते हैं, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, वियोजन की, तुमको ना जब भी कहेगा क्या, संगुणन, तो हम लोग डायरेक्ट ये लगा देंगे फॉर्मूला, आई माइनस 1 बटे एन माइनस एन, ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा बताऊं,
एन कौन होता है? एन ये होता है कितने में हो रहा है ना, यहाँ अगर 2 होगा तो एन का मान 2, 3 होगा तो एन का मान 3, और आई का मान आपको देगा वो, ये आपसे निकलवाएगा वो, ठीक है ना, हमसे अल्फा निकलवाता है, ठीक है ना, इसे कॉपी करो। आगे आते हैं, देखो, अरे यहाँ पर ना एक्स ना, यहाँ पर एक्स लेंगे, ठीक है, एन की जगह क्या लेंगे इधर एक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पर ना इधर एक्स रहेगा, ठीक है, ये ना छोटे में एक्स, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे एक्स रहेगा तो तुम्हारा यहाँ से भी ना ये हट जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तुम यहाँ से अल्फा कॉमन लोगे ना, अल्फा, तो अल्फा कॉमन लोगे तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, एक आएगा, कितना आएगा इधर, एक आएगा, ठीक है ना, एक है ना, और यहाँ पर एन के सामने कौन आएगा, एक, ठीक है भाई, तो ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको तुम चाहो तो आगे फर्दर और सॉल्व करके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। अल्फा इक्वल टू तो क्या आएगा, आई माइनस एक है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एन है ना, और यहाँ इंटू में ऊपर एन पहुंच जाएगा, एन इंटू अल्फा, सॉरी आई माइनस 1 बटे 1 माइनस एन, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, और क्लियर कि नहीं। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे अल्फा का मान। अल्फा क्या आता है, वियोजन की मात्रा, ठीक है, इसके बिना भाई साहब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ठीक है भाई। अभी क्वेश्चन लूंगा, इसका एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 एग्जांपल है बहुत ही बेहतरीन वाले, और अगर वियोजन हो गया तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है ना, छापो इसको। देखो वियोजन के लिए, देखो भाई, देखो वियोजन के लिए क्या होगा, वियोजन के लिए है ना, वियोजन के लिए अल्फा क्या होता है ना, वियोजन की मात्रा। मान लो मेरे पास यहां पर क्या एक अणु है, क्या है, एन अणु है, क्या है, और ये टूट गया, क्या हो गया, टूट गया ये ना, किसमें, ए प्लस बी में है क्या, टूट गया होगा ये दोनों, है ना, या मान लो ए था, बी प्लस सी में टूट गया, बी प्लस, इसका शुरू में थे एक्स मोल, कितने मोल थे, इस तरह का थे 0.0 मोल, अभी टूटा ही नहीं है तो कहां से बनेगा वो। अब तुमने पानी में घोल दिया तो इसके वियोजन की मात्रा मान लो कितना है, अल्फा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स अल्फा, क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स अल्फा बन गया। अब यहाँ पर बचेगा कितना, पहले था एक्स, टूट गया कितना, एक्स अल्फा, तो एक्स अल्फा इसमें टूट गया, ठीक है ना। ये टूटने से पहले का है, वियोजन से पूर्व, वियोजन से पूर्व कुल कण कितने हैं, x प्लस 0 प्लस 0, वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात कितने हैं कण, ये प्लस ये, ठीक है ना, हमने लिख देंगे। अब बताओ आई का मान क्या होता है, सूत्र, वियोजन के पूर्व है ना पश्चात, वियोजन के पश्चात कुल कणों के मोलों की संख्या, और बटे में क्या आएगा, वियोजन से पूर्व, वियोजन के पूर्व कुल कणों के मोलों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है आई का, मोलों की संख्या। देखो मैं सब कुछ यहाँ पे लिख लिख के कर रहा हूं ना रिवीजन, तो मेरे को याद नहीं हो रहा है क्या, जो मैं थोड़ा बहुत पहले भूल गया तो उनको फिर से याद आ गया सब कुछ, तो मैं अब दोबारा जब पढ़ाऊंगा किसी को, बच्चे को अब आएगा तो उसको तुरंत में कर दूंगा एक्सप्लेन 2 मिनट में, है कि नहीं। तो जब मैं लिख लिख के रिवाइज करता हूँ ऐसे, तो मेरे को याद रहता है, तुम भी लिख लिख के इसको रिवाइज क्या करो, तुम खाली क्या करते हो, कॉपी में ऐसे लिख करके देखते रहते हो, अच्छा ये लिखा है, अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है, ये ऐसे फटाफट पढ़ लिया 2 मिनट के अंदर, अगले पन्ने पे जाओ, फटाफट से पढ़ लिया मैंने 2 मिनट के अंदर, पढ़ लिया, अगले पन्ने पे जाओ, लिख के देखा नहीं, कहने को तुमने सारा कुछ पढ़ लिया फटाफट से, ऐसे ऐसे जैसे तुम चिट्ठी हो, रोबोट हो, स्कैन कर लिया, फिर तुम लोग पेपर में बैठे हैं और सोच रहे हैं यार यहाँ पे क्या था, क्या कुछ था, तुम ऐसे तो करते हो ना, ये तुम गलत पढ़ते हो, ऐसे नहीं पढ़ते हैं भाई साहब, पढ़ते कैसे, लिख लिख के प्रैक्टिस करो ना, एक रफ लाओ, रफ लाकर तुम लिखो, पढ़ लिया तुमने, स्कैन कर लिया, उस स्कैन को वापस क्या करो, पेस्ट करो कॉपी पे, है ना, लिखो, अच्छा ये था, तो तुम लिखोगे ना तो तुमको याद हो जाएगा अच्छे से, समझी। हाँ भाई तुम लोग गलत पढ़ते हो भाई साहब, तुमने 1 घंटे में पढ़ते पूरा चैप्टर, आया तुम्हें घंटा कुछ नहीं, क्योंकि तुम लोग लिख लिख के नहीं पढ़ते ना, इसलिए लिख लिख के देखो, फॉर्मूला को ड्राइव करो, अपना हाथों से लिखो, ठीक है ना। ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, बस देखते रहेंगे वीडियो को ऐसे ऐसे, बस देखने से लिखना भी होता है, ठीक है, तभी तुमको आएगा।
देखो वियोजन की मात्रा कितना हो गया, आई इक्वल टू सुनो पश्चात कितने हो गए ये x माइनस एक्स अल्फा प्लस कितना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। कुल जो पार्टिकल है उसके मोल संख्या कितनी है, इतनी है। टूटने के पश्चात इतना है, टूटने से पहले कितना था, x प्लस जीरो प्लस, तो मैं जीरो को हटा दूं, x लिख दूं, बोल लिख दो। यहां से x कॉमन कर लोगे तो अच्छा देखो ये मर गया, ये क्या हो गया, तो x प्लस एक्स अल्फा हो गया ना, अपॉन कितना x कॉमन लेंगे तो i का मान क्या बनेगा, देखो एक प्लस अल्फा अपॉन में x मर गया आपस में, तो i का मान सिंपल क्या होता है, एक प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना है, अल्फा, क्या निकालना है मेरे को, अल्फा निकालूंगा तो क्या होगा, एक माइनस आई, एक माइनस, गलत कर दी है, आई माइनस एक। पता है मैंने क्यों कहा गलत है वो, क्योंकि इसमें ना आई का मान नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव में नहीं है ना। देखो आई बराबर ये होता है, तो वियोजन के लिए छोटा सा है, वियोजन के लिए समझ में आया कि नहीं आया, छोटा सा है, नन्हा सा, ठीक है। अल्फा का मान अल्फा क्या है, अल्फा होता है वियोजन की मात्रा, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या हो गया, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ में आया कि नहीं आया। और वो था पहले क्या, एसोसिएशन, ठीक है बच्चा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से ना तुम्हारा चैप्टर जो पूरा फिनिश हो जाता है, समझ में आ गया, पूरा क्लियर करा दिया मैंने। क्या दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन पढ़ाया मैंने लगातार 2-2 घंटे, तो खत्म हो गया, ठीक है ना। देखो और मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, पूरा लिखा, जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ाता हूँ ना, 1 महीने में चैप्टर पूरा खत्म करता हूँ, ऐसे मैंने पूरा पढ़ा के 4 दिन में खत्म कर दिया चैप्टर, ठीक है ना। देखो अब तुमको इसके बाद में ये प्रश्न जिसमें 2 एग्जाम्पल अच्छे हैं, सुनो, चाहे तुम क्वेश्चन करो या मत करो, बाकी एक तो ये वाला एग्जाम्पल अभी घर जाते ही करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1-2 एग्जाम्पल है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतना क्या होता है, अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन इतना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1.12 और एग्जाम्पल नंबर 1.13, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम घर पे ट्राई करोगे नहीं होगा, फिर मैं तुम्हें अगले क्लास में करके इसको दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन तुमको करना जरूर है, अगर तुम्हें वेंट ऑफ समझ में आ गया तो इसे जरूर करना, तब तुमको वेंट ऑफ और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, ठीक है, चलो मिलते हैं कल।